बांग्लादेश में इस वक़्त कवायद मची हुई है और इधर दिल्ली ब्लास्ट में पूरी का पूरा एनआईए, रॉ, इंटेलिजेंस, आईबी सब सब बिज़ी है एकदम टॉप टू बॉटम। गाड़ी पकड़ी गई है, उसके साथ-साथ डॉक्टर्स की और मैं खेप बोल रही हूँ, मैं 1 या 2 इंडिविजुअल्स नहीं बोल रही हूँ, खेप की खेप क पकड़ी जा रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़ आई थी कि 2 महिलाओं को और गिरफ्तार किया गया था। द अरेस्ट नंबर इज़ जस्ट इंक्रीजिंग व्हाइल वी स्पीक। बट ये बांग्लादेश में बूम-बूम क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में अचानक से क्या कवायद हो गई है? Sheikh Hasina had given a statement, and that statement, and now there is something going on behind the scene. Uh, मुझे पता है सर पूरा खुलकर नहीं बोलेंगे, हम तो पूरी कहानी खोल कर बोलते हैं, बट सर थोड़ी दबे-दबे शब्दों में ही बांग्लादेश में हो क्या रहा है? प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा-सा इनसाइट दीजिए। इज़ इट अ टिट फॉर टैट? इज़ इट एन न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन करके कहा जा रहा है, जो बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स साइट कर रहे हैं, द अमोनियम नाइट्रेट केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड नेपाल रूट। जी सर। देखिए, भारत के चारों तरफ जो है इस समय ऐसे देश फैले हुए हैं जो कि भारत के साथ उस तरह से नहीं बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले बिहेव करते थे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है पाकिस्तान और चाइना के बाद बांग्लादेश का नाम। बाकी सब जो है कंड्यूट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो बांग्लादेश है, वो एक तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है और उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ का जो सो कॉल्ड एक्टिंग सीईओ गवर्नमेंट एडवाइज़र जो हैं मिस्टर यूनुस साहब जो हैं, जैसे पुरानी कहावत है ना, बंदर के हाथ में क्या लग गई? तो वो वाला हाल हो गया है उनका। अब उनको पावर का चस्का लग गया है। और उनको लगा है कि मैं सबको एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा के खुद खुद जो है आराम करूंगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। भारत एक बहुत ही सुदृढ़ रेजिलिएंट देश है जो कि अपनी सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह से सीरियस है और वो बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दूसरों के यहाँ कुछ छेड़खानी करोगे, तो अल्टीमेटली वो आपके पास ही आती है। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, उन्होंने टेररिज़्म हमारे ऊपर करना शुरू किया, अभी फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप उनका हाल तो देखिए ना, इस समय मारे-मारे फिर रहे हैं मुनीर साहब। ना उनको वेस्ट में जगह मिल रही है, ना ईस्ट में जगह मिल रही है, ना नॉर्थ में जगह मिल रही है, ना साउथ में जगह मिल रही है। धीरे-धीरे जो इनके जो फॉरेन सपोर्टर्स थे वो भी अब मुँह मोड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यूनुस साहब जो हैं इसके सबसे बड़े ज़िम्मेवार हैं। दूसरा जो रीज़न है, जो बांग्लादेश में आप जो बूम-बूम देख रही हैं, वो है पाकिस्तान आईएसआई की बढ़ते हुए जो पदचिह्न हैं या उनके जो कदम हैं इस इलाके में, उसको अगर आप सोच समझिए कि इंडिया उसको अनदेखा कर देगा, वो बहुत ही गलतफ़हमी में थे पाकिस्तान के लोग। भाई भारत के पास भी अपनी खुफ़िया एजेंसी है, हम लोग पता करते रहते हैं कि कौन से देश में क्या हो रहा है, कहाँ से हमारे देश के अंदर स्मगलिंग हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ड्रग्स आ रहे हैं, क्राइम नेटवर्क बढ़ रहा है और इसमें सबसे ऊपर जो हाथ है वो बांग्लादेश का है। तो ऑब्वियसली हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो हाथ पे हाथ धर के चूड़ियाँ पहन के थोड़े बैठी हुई हैं। तो उन्होंने भी तो कुछ काम करना है ना इस इलाके में अपने देश की सुरक्षा के लिए। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी कुछ आता है। तो इसलिए जो बांग्लादेश में हो रहा है ये दूसरा कारण है कि पाकिस्तान के जो वहाँ पे बढ़ते जो इन्फ्लुएंस हैं उसको मद्देनज़र नज़र रखते हुए भारत ने भी अपने कई सारे काउंटर एक्शन लिए हैं। जैसे आपको पता है 3 चौकियाँ हमने और लगा दी हैं, उस वो चाइना को भी ध्यान में रखते हुए लगाई हैं। जो 3 चौकियाँ हैं चिकन नेक के पास जो हमने डिप्लॉय करी हैं, उसका कारण सिर्फ़ यही है। पता होना चाहिए ये 5 उँगलियाँ हैं ना, इनको बड़े आसानी से आप काट सकते हो, मुट्ठी को नहीं काट सकते हो। तो अब बांग्लादेश को उसकी जगह पे लाने के लिए उसकी उँगलियाँ काट दोगे तो एकदम मुट्ठी की तरह लगता है। आप मैप में देख लीजिए, वो जितने भी एन्क्लेव बाहर निकले हुए हैं ना, अगर वो कट गए तो एक मुट्ठी ही लग जाएगा बस, उतना ही इलाका रह जाएगा पाकिस्तान के पास बांग्लादेश के पास। तो जो हमने चौकियाँ बनाई हैं वो एसेंशियली इसलिए बनाई हैं ताकि हम चिकन नेक के ऊपर जो है कड़ी नज़र रख सकें और बांग्लादेश से अंदर आने वाली जितनी भी हमारे देश के अंदर आने वाले जितने भी एंटी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ हैं, चाहे वो टेररिस्ट हों, चाहे वो
स्मगलिंग करके आप एक्सप्लोजिव्स और नारकोटिक्स रिलेटेड चीजें जो अंदर भेज रहे हैं। इनफैक्ट एनिमल वो भी होता है, क्या बोलते हैं, हमारी गायों को भी उधर ट्रांसफर भेजा किया जाता जाता है। या तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, उसको अब रोकने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए और इमिग्रेशन को रोकने के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए बांग्लादेश में गदर होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? है। पर सर ये मैंने गदर हो क्यों रहा है? हो क्यों रहा है? कौन करवा रहा है? तो शेख देखिए हसीना के बयान के बाद शुरू हुआ है ये गदर। जी। देखिए इसमें दो तीन चीजें होती हैं। बांग्लादेश जो है हमेशा से, जब से वो बना है, वो दो बांग्लादेश हैं उसके अंदर। एक शेख हसीना का बांग्लादेश या मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश था, और एक खालिदा जिया का बांग्लादेश था। यानी कि एक प्रो पाकिस्तान बांग्लादेश है और एक प्रो इंडिया बांग्लादेश है। ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं हैं। अभी तक जो अवामी लीग थी वो चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसको एकदम सडनली सपोर्ट नहीं मिलना था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना एक दोबारा एक ताकत बढ़ाई है, दोबारा अपने लोगों को इकट्ठा किया है। एक तरह से जॉय बांग्ला ब्रिगेड बोलते हैं उनकी, जो अवामी लीग की जो क्या बोल सकते हैं आप, पुरानी जो मुक्ति बाहिनी होती थी, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया है बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग ने। वो अब एक्टिव हो गए हैं, और उनको एक्टिव होने में देखिए मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप कुछ किसी के खिलाफ करेंगे तो वो दूसरा तो उसका आपके अगेंस्ट काम करेगा ही करेगा। अब बीएनपी भी जो है वो जो है यूनुस के खिलाफ हो गई है, क्योंकि बीएनपी ने देखा है कि भाई ये तो पावर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब बीएनपी वाले भी इनको चोरी छुपे पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। बीएनपी का जो एक्टिंग नेता हैं, लीडर हैं, जो तारिक रहमान, वो अभी एग्जाइल में बैठे हुए हैं, बाहर हैं। उनको भी इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो शेख हसीना है, उनके लड़के भी अमेरिका में। तो ये बाहर बैठ करके इन लोगों को बहुत सारे देशों से सपोर्ट मिल रहा है अब टू ओवरथ्रो यूनुस। और जो पहले जेन जी शेख हसीना के खिलाफ थी, अब देखिएगा आप धीरे धीरे वही जेन जी जो है यूनुस के खिलाफ होगी। 2:30 बजे वो अपना भाषण देने वाले हैं। उस भाषण में वो कर ही क्या सकते हैं, बताएंगे भाई आप चुप, आप लोग शांत रहिए, शांति से हम लोग आपके डिमांड्स को पूरा करेंगे, एक्सेट्रा। यहाँ डिमांड की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो बात ये हो रही है कि आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं क्या पूरे बांग्लादेश के लोगों को। अब आपको मैं कुछ फिगर्स बताता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले बात, जो बाहरी सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, जो अंदर से उनकी हालत है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले उनका बजट गिर गया है। लोगों का बजट बढ़ता है, इस साल का उनका बजट गिर गया है। दूसरी बात, पावर सप्लाई उनकी रुक गई है। अडानी को वो बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो पावर सप्लाई रुक गई। 40 मेगावाट वाला जो पावर सोर्स था वो बंद हो गया है। लोगों के घर में अंधेरा शुरू हो गया है। भारत फिर भी इतने गनीमत कर रहा है कि उसको वाया नेपाल बिजली दे रहा है। इंडिया नेपाल बांग्लादेश का जो एक एग्रीमेंट है, उसके थ्रू हम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि ये लोग सुधर जाएं। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। दूसरी चीज देखिए, वहां की जो अनएम्प्लॉयमेंट है लेडीज की, जो उनकी ताकत होती थी गारमेंट सेक्टर वगैरह में, 42% हो गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा जेंडर गैप वाली अनएम्प्लॉयमेंट 42%। ये अपने आप में आप सोच लीजिए कि जहाँ की औरतें जो कि मेन काम करती थी, जो अपना बिजनेस उनका आगे बढ़ता था गारमेंट्स और अपैरल्स का, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% हो गया है। और सुनिए इनकी जो क्या बोलते हैं करतूतें जो हैं, जो अब इन्होंने अपने देश को बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसमें और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदूज के अगेंस्ट इन्होंने बे बिना किसी रोक टोक के लोगों को उनके खिलाफ भड़काया और उनका नरसंहार भी किया कई जगहों पर। एक आपको पता होगा, एक हमारे एक प्रीस्ट भी थे, उनके खिलाफ भी इन लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तीसरी चीज जो थी, जो अब ये लोग जो है देखिए सबके सपोर्टर्स होते हैं, तो अब ये चुपचाप तो नहीं बैठे रहेंगे। तो ये लोग भी अब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, अपने आप में एक ताकत निकाल रहे हैं कि वो एक साथ होकर के यूनुस के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें और वहां पर एक जल्दी इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद जो है एक चुनी हुई गवर्नमेंट आए जिसके साथ भारत भी एक अच्छे रिश्ते की आगे तमन्ना कर सकता है। और उसमें अवामी लीग को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। बीएनपी बीएनपी ने बोला है
कि अवामी लीग को इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये खाली यूनुस है जो कि ये पंगे कर रहा कहीं है। ऐसा सर एक न्यूज़ आई थी बहुत कई महीनों पहले, हाँ, जो सुनने में ये आ रहा था कि खालिदा जिया एंड शेख हसीना हैड अ मीटिंग, वेरी सीक्रेट मीटिंग, एंड दे बोथ हैव डिसाइडेड टू गो टुगेदर अगेंस्ट। देखिए ये बहुत पहले से चल रहा है, उनकी मीटिंग हुई है उसके बारे में मैं तो डिटेल में, मैं खुफिया एजेंसी का नहीं हूँ, कोई दूसरा जो खुफिया एजेंसी का होता तो आपको बता देता। लेकिन इसके बारे में कि बीएनपी और अवामी लीग दोनों ही चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लें और भले ही कोई हारे जीते, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इलेक्शन का हिस्सा वो बनना चाहते हैं। ये एक तरह से आप समझ लीजिए 100% सही बात है। दूसरी चीज़ उनकी सिक्योरिटी देखिए, पिछले साल 2024 में जितनी क्राइम्स हुई हैं, उससे ज़्यादा क्राइम्स अभी तक हो चुकी हैं वहाँ। लड़कियों का 18 साल से नीचे ज़बरदस्ती शादियाँ की जा रही हैं। आपने कहीं देखा अब बांग्लादेश जो था, वो इतना रेडिकलाइज़ नहीं था जितना कि बाकी जो देश हैं हमारे बाएँ-दाएँ जो ऊपर-नीचे हैं। लेकिन वहाँ पर भी अब लड़कियों को, बच्चियाँ हैं जो, उनका जबरन जो है मैरिज किया जा रहा है लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज। अब आप सोचिए कितनी उम्र में, कितनी कम उम्र में उनका एक तरह से चाइल्ड मैरिज शुरू कर दी है वहाँ पर लोगों ने। अ, इन्होंने मतलब जो रेप्स 441 रेप्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 जो कि पूरे 2024 से ज्यादा है। ये कौन सा देश है भाई? ये तो एक एनार्की वाला देश है। इस देश में मतलब अगर औरतें जिस देश में सेफ नहीं है, अगर वो देश उठेगा नहीं इस यूनुस के खिलाफ, तो मेरे हिसाब से फिर वो देश देश कहलाने लायक नहीं है। उस वहाँ के लोग इस तरह के मतलब सहने जुल्म सहने वाले लोग, मैं उनको देश नहीं मानूँगा। फिर मैं उनको तो यही मानूँगा कि डर के मारे इधर-उधर भाग जाते हैं। अब आप रिफ्यूजीज़ देखिए, 18,000 रिफ्यूजीज़ जो हैं, वो रोहिंग्या उससे पलायन कर चुके हैं इस साल। दूसरा चीज़, रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं, अब म्यांमार भी उनको रिक्रूट कर रहा है टेररिज्म के लिए। बाकी जो देश हैं, वो भी आके वहाँ से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो अब ये लोग जाके जहाँ-जहाँ जाएँगे, वहाँ गदरी फैलाएँगे ना। तो भारत के लिए जो चैलेंज हो गया है कि वहाँ के जो कॉमन पब्लिक है, अब वो कोशिश वही करेगी कि जहाँ पर जाएँ, जहाँ शांति है। और आपको पता है भारत का जो सिक्योरिटी तंत्र है, रक्षा तंत्र है, सुरक्षा तंत्र जो है, वो दुनिया का माना हुआ सुरक्षा तंत्र है। वहाँ पे लोग अ, दौड़-दौड़ के आएँगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। फिर वही 1971 बांग्लादेश वाली स्थिति ना हो जाए। इसलिए हमने ये दोबारा अपनी चौकियाँ वगैरह लगाना शुरू कर दी हैं। और अगर बांग्लादेश वाली स्थिति बनती है, तो फिर आपको पता है भारत क्या कर सकता है। वो जितनी भी उँगलियाँ, एन्क्लेव जिनके लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, वो सारी काट दी जाएँगी और फिर उसके बाद बांग्लादेश को जो है वो अ, उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। मेरा तो यही आह्वान है कि भाई वहाँ की पब्लिक, इस यूनुस को आप हटाइए अपने रास्ते से, वहाँ पे जो वो जमाते इस्लामी है, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए, नहीं तो जमाते इस्लामी और पाकिस्तान का आईएसआई मिल करके अपनी तो ज़िंदगी खराब करेगा ही, साथ में भारत से लड़ाई लिवा लेगा बांग्लादेश का। वो जो स्थिति है, वो बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है क्योंकि भारत कब तक इग्नोर करेगा, कब तक सपोर्ट करेगा? आपको मैं बताऊँ, 2024 में हमारा जो ट्रेड था, वो गिर गया था बांग्लादेश के। क्योंकि उसने भी कुछ रोक लगाई, भारत ने भी कुछ रोक लगाई। भारत को आपको पता है हमने सारे लैंड बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। 2025 में हमारी जो ट्रेड है 2024 से ज़्यादा हो चुकी है अभी तक, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि उनको जीना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए हमारे एडवाइज़र जब वहाँ लगे हुए हैं ताकि उनकी ट्रेड चलती रहे, किसी तरह से वो वहाँ की जो पब्लिक है वो ना उसको नुकसान ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है आधा बांग पब्लिक तो ये आधा लोग देखिए आधा बांग्लादेश जो है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, आधा बांग्लादेश जो है, वो प्रो इंडिया है। अब आप चाणक्य नीति समझिए, क्या आप अपने सपोर्टर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
तो हमको वो लिक्विड ऑक्सीजन वाला काम करते रहना पड़ेगा कि भाई वहाँ के जो पब्लिक है एक पलायन ना करना शुरू कर दे। कौन पहले सबसे पहले भारत में आएगा? वही ना जो कि भारत के सपोर्ट में है, भारत के साथ है। लेकिन जब भारत में आएगा तो हमारी इकोनॉमी को तो नुकसान पहुँचेगा ना। तो इसलिए वहाँ रह कर के वो हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं फ़ायदा पहुँचा सकते हैं बनिस्बत ये कि वो भी हमारे यहाँ आ जाएँ और वो उनकी आबादी कम हो जाएगी, फिर वो प्रोग्रेस करने लगेंगे। देखिए, एक ये लंबी सोच होती है, इसके ऊपर हमको ज़्यादा एक सडनली क्या होता है कि हम लोग एकदम चढ़ जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमेशा मैंने बोला हुआ पके हुए आम का भी इंतज़ार करो। आम में अभी वो लगने लग गई है क्या वो कच्चा जो आम था ना यूनुस का, अब उसके अंदर लगने लग गई है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे वो होता है ना थोड़ा ढुलढुल हो जाता है आम। अब उसको थोड़ा और पीला होने दीजिए, उसके बाद अपने आप तोड़ करके इसको जहाँ रखना है, जहाँ पकाना है वहाँ पका लीजिएगा। पकाने के लिए आपको कार्बन वो जो बाइकार्बोनेट होता है ना जो पकाने वाला जो केमिकल होता है, उसकी अगर लगाने की ज़रूरत हुई तो लगा दिया जाएगा। अब वो केमिकल अब वो केमिकल जो लगाते हैं वो आम पकाने के लिए, अब उसका खुलासा मैं बा ज़्यादा डिटेल में क्यों करूँ? क्योंकि वो लोग अपने आप ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो जो क्लिंटन थी, उनकी जो स्टेटमेंट थी कि अगर अपने आँगन में साँप पालोगे, तो साँप एक न एक दिन आपको ही काटेगा। हिलरी क्लिंटन ने ये बहुत पुराना एक कहावत कही थी। तो यूनुस साहब अब अपने साँपों से कटने के लिए तैयार हो गए हैं, राइप हो गए हैं, पक गए हैं। अब उनके कह लीजिए कि नाउ ही इज़ रेडी टू बी व्हाट डू यू से टेकन आउट फ्रॉम हिज पोज़ीशन ऑफ पावर बिकॉज़ आई डोंट थिंक ही इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर बांग्लादेश। उनको जल्द से जल्द इलेक्शन कराने चाहिए वहाँ पे, एक चुनी हुई गवर्नमेंट आनी चाहिए। उस चुनी हुई गवर्नमेंट के साथ भारत एक जैसे बाकी देशों के साथ कर रहा है, उस तरह का रिश्ता बना सकती है। आप श्रीलंका को देख लीजिए, मालदीव्स को देख लीजिए। धीरे-धीरे भारत ने अपना जो है आप भूटान गए थे कुछ दिन पहले मोदी जी। तो अभी वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल दीज़ नेशंस टुवर्ड अस। भारत के साथ जो उनकी डिपेंडेंस है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। आप समझ रहे हैं? आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो अच्छा ये रहता है कि पड़ोसियों को अपनी लाइन में ले आइए, अपने साथ लाइए, उनका सपोर्ट करिए। तो ये वो फ़ेज़ चल रहा है और इस फ़ेज़ में अगर यूनुस साहब नहीं मानते हैं, तो फिर वो ही शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज़। वो कॉन्सिक्वेंसेज़ हमने कई सारी चीज़ें करी, उनको बॉर्डर्स बंद किए, चौकियाँ बढ़ा दी हैं। अब ये इशारे अगर वो नहीं समझेंगे, तो लाल मुंडरी घाट में लाल हो जाएगा बस। यही मेरा कहने का मतलब है कि उनको समझना चाहिए। हम नहीं चाहते कि एक कॉमन पब्लिक जो है, जो कि एकदम जिसका कि मतलब इस इन सब चीज़ों से कुछ लेना-देना नहीं है, उनको नुकसान पहुँचे। आफ्टर ऑल देखिए ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी में हम लोग एकदम वसुधैव कुटुंबकम हमारा वो है एक बहुत बड़ा उसूल है, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और हमने देखा है कि हमारा जो मेथड होता है हमेशा सक्सेसफुल होता है। लॉन्ग पाकिस्तान और टर्म होता है, पाकिस्तान पेशेंस होता है। पाकिस्तान, चाइना को छोड़ के उनके साथ थोड़ा-सा थप्पड़-वप्पड़ मारना पड़ता है उन लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत गिव एंड टेक सॉरी चाइना के साथ थोड़ा-सा हमको थोड़ी नई नीति अपनानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, एक डिप्लोमेसी का गेम है, वो स्टेट क्राफ्ट कहलाता है। उसके बीच में मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं इतना मानता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर रेडी टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय यूज़ ऑफ काइनेटिक मीन्स। अपने काइनेटिक तरीके से अगर कोई चीज़ सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत पड़ी, भारत ने अगर ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया और ऐसा हुक्म दिया, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगे। कुछ-कुछ इशारे उनको दे दिए गए हैं। अगर इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इसी बात से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज़ ऑन अ वेरी वंडरफुल नोट। थैंक यू सो मच। हाँ, शेख हसीना का इधर से इशारा उधर बांग्लादेश में बूम बूम एंड रिमेंबर शेख हसीना ने जब वो स्टेटमेंट दिया था, तब दिल्ली ब्लास्ट नहीं हुआ था। बीच में थोड़ा मतलब थोड़ा-सा पॉज़ था ना, फिर वो दिल्ली ब्लास्ट से वो इशारा भी मिल गया, मैं ये समझती हूँ। थैंक यू सो मच। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।
हर हर महादेव। इंटरेस्टिंग ये कि खालिदा जी और शेख हसीना साथ-साथ काम कर रही हैं, ये बड़ा मज़ेदार है। थैंक यू सर। थैंक यू। जय जय हिंद सर।